हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम मौलिक अधिकार का वीडियो देख रहे थे और पहला वीडियो शूट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में उसे मैं कर दूँगी और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम कंप्लीट करते हैं। और मौलिक अधिकार पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। ये आईएएस एग्जाम में पूछा हुआ यूपीएससी में 2019 में। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित माना है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है, तो मृत्युदंड नहीं आता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? तो एक चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सा को सहायता करना, और कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, मृत्युदंड नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाता है? तो आर्टिकल्स 19 और आर्टिकल्स 20 और 21। ठीक है, आर्टिकल्स 20 और 21, 19 नहीं। इसमें क्या है? बी ऑप्शन देख लेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको 21 में आ गया, जीवन का अधिकार भी 20 में आ गया। नेक्स्ट। आइए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अनुच्छेद 20 और 21 जो मैंने आपको पहले बता दिया, 20 और 21 अनुच्छेद नहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में अनुच्छेद 21 के कार्य का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया है? तो उन्नयन कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये क्या है? मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 21A में डाला गया है। और एक काम, तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और इसे भाग 3 में 21 में जोड़ा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई है। ठीक, और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, और सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा के भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही। और कारण में क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया, दोनों सही हो गए। ए और आर दोनों सही है, और सही ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक, नेक्स्ट। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से
कौन से परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल्स है 23 और 24 उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और 23 में किया गया है, 23 में क्या है, मानव देह तथा व्यापार और बंधुआ मजदूर बेगारी, ये हो गया तुम्हारा आपका 23 में। और कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन, ये हो गया आर्टिकल 24, ठीक है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन है जो आर्टिकल 17 में है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी आपका 29 में है। तो दो ही हमारा आ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिम कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, क्या है? पूर्ण निषेध है। ये ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े निषेध है, पूर्ण निषेध है कि नहीं कर सकते बच्चे 14 साल जो अंडर 14 है वो बच्चे कारखाने में, खतरनाक कारखानों में काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है तो आगे भी आ सकता है। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार किसको सुरक्षा किया गया है? तो अनुच्छेद 24। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सीधी के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व अभिशासन के से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20(3) में है। अब हम जैसे कोई आज के डेट में भी कहीं भी है कि अगर अपराध कर लिए है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपना साबित कीजिए कि आप कैसे अपराध किए। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं अपराध किया हूँ तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको बाध्य नहीं किया जाता अपने विरुद्ध अधिकार बताने के लिए। नेक्स्ट कहते हैं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित को दंड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये क्या है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में उपरोक्त कथन में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 20 के आता है, ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के से प्रदत्त होता है? तो अनुच्छेद 22, ठीक है। गिरफ्तार और निषेध संरक्षण प्रदान करता है। इसमें सुमेलित नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी 22(2) नहीं है। पढ़ लेते हैं इसका। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध किया जा सकेगा। इसको पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरोध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान पे मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के अंदर, जैसे रास्ता में आने जाने का जो रास्ता में टाइम रहता है उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है उसको। और अंतर्गत अब अधिकतम कितने दिन तक जेल में रह सकता है? तो ये 3 माह तक। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ये 3 माह तक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंट डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना के रखा जा सकता है, तो ये 3 माह तक है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है।
नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और कौन सही है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें सही दो है, ठीक है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, ठीक है, राज्य सरकार के नियम है। जैसे मान लीजिए बिहार का है, तो जो बिहार का जो कैदी है वहाँ का नियम उस पर लागू होंगे, भले ही वो कैदी आपको कर्नाटक के हो या कहीं का हो, लेकिन बिहार में अगर बंदी है तो वहाँ के लिए उसका नियम लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, पेरोल कैदी का अधिकार नहीं होता तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर या यथा क्या है, परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी का विवाह, दो ही चीज़ पे पेरोल दिया जाता है। कैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है या तो विवाह, शादी विवाह है जो रक्त संबंधी हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, किसको पेरोल नहीं दिया जाता है, मृत्युदंड प्राप्त कैदी को पेरोल पर नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। और बहु हत्या दोषी या आंतरिक रोधी कानून गतिविधियों के निवारक अधिनियम तक पेरोल पर पात्र नहीं है। जो बहु हत्या कर देते हैं या आंतक रोधी गैर कानूनी गतिविधियों में जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पेरोल नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या क्या है, तो देख लेते हैं। धर्म प्रचार के अधिकार, बिल्कुल। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। और राज्यों को समाज सुधार विधि का निर्माण का अधिकार, बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, नहीं। आप आए दिन न्यूज में सुनते हुए कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहा था, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो अगर वो मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं, ठीक है। धर्म परिवर्तन खुद अपने आप से धर्म परिवर्तन होता, ना है कि जबरदस्ती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर। ये क्या है, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 तथा सिखों के कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में स्पष्टीकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो धर्म की स्वतंत्रता से है। और समानता का अधिकार हो गया 14 से 18। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में 301 में डाला गया है, 300 क में। और धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28 तक है। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो गया आपका आर्टिकल्स 29 to 30, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किस सम्मिलित नहीं करता है, किस हिंदू में कौन सम्मिलित नहीं है, तो पारसी हिंदू में सम्मिलित नहीं है। बौद्ध, जैन और सिख हिंदू में ही सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो मानववाद के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें देता है, पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और इसमें ऑप्शन डी है, और लोक व्यवस्था, सदाचार और 5 में स्वास्थ्य, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता में। नेक्स्ट, सुमेलित इसमें नहीं पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार एवं बालात्म श्रम पर प्रतिषेध, ये सही है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, ये भी सही है। 26 में है धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। 29 में क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन को करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, ये 29 में ये सम्मिलित नहीं है, वो आपका 30 में आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है।
तो अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम 23 ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षा ये भी 29 में ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से भी ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार ये 30 में होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, और इसमें सही आंसर चुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो ये गलत है, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी हो गए। ए और दोनों सही हैं, परंतु ए और सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर से इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। नहीं, इसमें शिक्षण के बारे में बोला गया है ना। अल्पसंख्यक को आपको 29 में दी गई है। और संविधान केवल भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी सही है, लेकिन दोनों स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर देता है 32 और उच्च न्यायालय करता है 226 के द्वारा रीट जारी करके अगर मौलिक अधिकार में कोई हनन होती है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, कौन है संरक्षक? तो न्यायपालिका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट है 226 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो ये है न्यायपालिका को। नेक्स्ट, इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा भारतीय संविधान के अभिभावक किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति करते नहीं। भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रविष्ट किए जा सकते हैं? तो भी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल क्या है? 32। नेक्स्ट, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, इसमें ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्धन के लिए रीट जारी करता है? तो रीट के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रीट 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करता है?
ये 32 से करता है, ठीक है। ये है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट करता है 226, ये हाई कोर्ट करता है, ठीक है, हाई कोर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेखन को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो ये है बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्यों? रीट जो जारी होती है, 5 प्रकार के रीट जो जारी सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट मिल के करता है, तो सबसे जो महानतम रक्षक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्यों? क्योंकि अगर गिरफ्तार कर दिया और किसी को मार दिया गया है तो आप उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा सकता। इसमें क्या है, इसमें जो रीट जारी होता है उसमें कहता है बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाओ। तो बॉडी दिखाओ मतलब कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे से आने जाने का जो रास्ता को जो टाइम है उसको कट करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो ना कि उसको वीडियो कॉलिंग या फिर किसी चीज़ से नहीं प्रस्तुत किया, उनको डायरेक्टली बॉडी के थ्रू, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको महानतम रक्षक बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसमें लिखा है 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20-21 को आपात की घोषणा के काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण रीट है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को ही B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? तो संविधान की आत्मा कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैवियर्स कार्पस, हैवियर्स कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, ठीक है। सुमेलित करना है, हाँ, इसमें सुमेलित करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश के बारे में क्या क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, ठीक है, हमें शरीर चाहिए 24 घंटा के अंदर। परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या था? टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, ये सही है। परमादेश बी कमांडेड, ठीक है, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सेटिस्फाइड, नहीं, टू बी सेटिस्फाइड नहीं होगा, टू बी सेटिस्फाइड उत्प्रेषण रीट है, ठीक है। और अधिकार परीक्षा वाई वाइट अथॉरिटी, किस अधिकार से, ठीक है, वो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अब ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होती है उसमें। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम क्या क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण रीट को, इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। बीपीएससी 65 में क्वेश्चन पूछा है, इसको पढ़ लेते हैं। पोस्टमार्टम उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम होता है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उसे पद पे कार्य करने से रोक देता है। तो उत्प्रेषण के इसमें ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मैडमस। मैडमस मतलब क्या होता है? परमा आदेश, मतलब हम आदेश देते हैं कि आप ये काम कीजिए, हम आदेश देते हैं, ठीक है।
अपने दायित्व हेतु निर्वहन कीजिए, हम आदेश देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो परमादेश। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश देता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कि आप वो काम कर सकते हैं। इसमें क्या है? मिलान है, प्रावधान और मिलान है। तो पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद इसका आंसर में ही देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा है। अनुच्छेद 16(2) में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्या? 29 में क्या बोला गया है? 29(2) में कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और 30A में कहा गया सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और 31 में किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत 17 में है, ये सही है। गिरफ्तार एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये 23 में ना होकर के ये आपका 22 में है। ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण 29 में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बताएं। इसमें सम्मिलित करना है। उपाधियों का अंत क्या होता है? उपाधियों का अंत कितने में है? तो ये हो गया 18। ठीक है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कितनी में है? तो ये हो गया अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा की संरक्षा हो गया तो ये 29 में, और शिक्षा का अधिकार तो 21 में। ठीक है। नेक्स्ट, इस पर देख लेते हैं। उपाधियों का निषेध 18 में, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में और शिक्षा का अधिकार 21 का में, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है। सम्मिलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया है? तो ये USSR से लाया गया है, जो अभी रूस बोलते हैं। ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये किसने बोला था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल ने बोला था। मूल ढांचों का सिद्धांत किसने दिया था? तो मिनर्वा मिल केस 1980 में। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किसका है? तो संविधान के अनुच्छेद 23 में। ठीक है। नेक्स्ट, किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल में। और बीपीएससी 69 में ये पूछा हुआ है, जो 2023 में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत पर रूपरेखा प्रतिपादित की गई है? तो ये भी क्वेश्चन सेम है, केशवानंद भारती बनाम केरल। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को सही क्रमानुसार चुनिए। ठीक है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में हुई थी। केशवानंद भारती बनाम तो 1973 में। मिनर्वा मिल्स 80 में। और A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
तो इसका हो जाएगा, देख लीजिए, ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 में, ये सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में, केशवानंद बनाम केरल तो 1973, और मिनर्वा मिल्स 80। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मिलान करना था कि कौन पहले हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था। मौलिक अधिकार, जब मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, जो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो ये है वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। ठीक है। निम्न कथनों पर सही विकल्प चुनना है। ठीक है, देख लेते हैं। कथन और कारण, दोनों कथन ही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो सी, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ BCS 2020 में क्वेश्चन आई है। तो देख लीजिए कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूर्वावलोकन का। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार है एक क्या? तो एक है वैधानिक अधिकार या कानून अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है और कौन सही है उसके बारे में बताना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार संबंधित है, तो नहीं, 301 ए नहीं, 300A ए है, ना कि ए, तो गलत हो गया वो। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार 44वें संविधान संशोधन, नहीं, कांग्रेस सरकार उस टाइम में नहीं थे। ठीक है, उस टाइम कांग्रेस सरकार नहीं, तो केवल 2 हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया था? तो यह हो गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सोच सकते हैं कि PCS और या UPSC ये बहुत बड़ी एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो 1 मार्क्स बहुत बड़ी मायने रखते हैं हम स्टूडेंट लोग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो सी, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट, जिस संविधान में संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित कर दिया गया है, वो क्या है? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पूछ रहा है। तो ये संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये 301 में जा चुका है, 300A में, और ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। ठीक है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ये संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ये क्या नहीं है? विरोध का अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है। समानता का अधिकार है 14 से 18।
शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता हो गया तो 25 से 28। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो ये समान आवास का अधिकार, क्योंकि हर सबका घर एक जैसा नहीं हो सकते, तो समान अधिकार का नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपलब्ध नहीं है। तो तीनों सही है। नेक्स्ट, लेकिन राष्ट्रगीत के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रगीत में अपने सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें क्या है, गैर नागरिकों को क्या क्या प्राप्त नहीं है वो हम देख लेते हैं। तो 15, 16, 19 और 29 और 30 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बाकी सारे कुछ गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें देख लेते हैं, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये 19 में आता है, तो ये भी नहीं होगा। और कानून के समय समानता, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है। और अल्पसंख्यकों का अधिकार ये प्राप्त नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता ये प्राप्त है, ये 21 है, तो ये प्राप्त है। तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों द्वारा चयन करें कि गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो गैर नागरिकों को प्राप्त क्या नहीं है, तो ये भाषा एवं अभिव्यक्ति ये 19 में आ गया, तो ये प्राप्त नहीं है। और अल्पसंख्यक को 1 और 3 प्राप्त नहीं है, मतलब कि ए आंसर। ये 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है, तो विधि के समानता, तो ये है, ये तो है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। तो क्या नहीं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, तो ये 19 में है, और 19 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल 19। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो विधि के समय समान संरक्षण का अधिकार, जो आर्टिकल 14 में है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं। व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, ये सबको प्राप्त नहीं है, सबको प्राप्त है। ठीक। नेक्स्ट, ये आर्टिकल्स 19 हो गए हैं। ये आर्टिकल्स हो गए आपके 15, और संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार ये हो गया 29। तो ये नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ये तो है विधि के समय समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो डी ऑप्शन। इसमें क्या, कौन सा उपलब्ध सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो कौन नहीं है, 2, 3 और 4। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में भ्रमण करने का, सब हर व्यक्ति को, विदेशी को देश भर में भ्रमण करने का अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है, देश ये भी नहीं है, और तो ऑप्शन हो गया डी, संवैधानिक निराकार का अधिकार।
ठीक है, और ये 32 में है। नेक्स्ट, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। नेक्स्ट, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभों को हकदार हो जाएगा? तो 1 और 3 कौन है? यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। यह आर्टिकल्स हो गया 29। और यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए IAS एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया है। ये करंट अफेयर की तरह है, करंट अफेयर जैसा है। तो ये 1976 में, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। तो भारत के संविधान द्वारा बिल्कुल 10 दिसंबर 1956 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, पूर्ति कीजिए, क्या करना है? बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के बिना परछाई। तो ये किसने कहा था? अर्नेस्ट वाकर का कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य के बिना परछाई। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबंधित है, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें सही पूछ रहा है। ठीक है, तो सी आंसर, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, हाँ, जो मौलिक अधिकार है, राज्य में कोई भी अत्याचार हो रही है या मौलिक अधिकार हनन होता है तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है कब? सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है। नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कृपया आप हमें बताएं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या थे? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना, क्योंकि हमारा जो प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो धार्मिक राज्यों की स्थापना करना नहीं है। और इसमें क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो ये 3 है, और कौन सा नहीं है? धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, और डीपीएसपी कहाँ आता है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है। 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। जिसमें भी कहा जाता है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग है और डीपीएसपी अवाद्य योग। ठीक है। नेक्स्ट, निर्देशक तत्व क्या है? तो ये अवाद्य योग है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करता है, कार्यपालिका के कृतित्व पर निर्वर्धन करता है। तो कौन सा सही है? तो उसमें डी, ना तो कोई, ए और बी कोई भी सही नहीं है। ठीक है। इसमें देख लेते हैं,
राज्य के नीति निषेध तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, ठीक है, ना कि कार्यपालिका विधायिका नहीं है, यहाँ राज्य के लिए है। डीपीएसपी राज्य के लिए काम करता है। इसमें भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, नहीं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि ये अवाध्य योग है, ठीक है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये सही है क्योंकि इसमें नहीं बोल रही है और नहीं है भी। और इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि राज्य के नीति निषेध तत्व सिर्फ राज्य के लिए है। और इसी के अंतर्गत जो समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड ने अभी जारी किया है, जो आर्टिकल्स 44 में आते हैं, ठीक है। ये देखिए आईएएस 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? वे तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक की व्यवस्था व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो हाँ, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, किस में? तो डीपीएसपी में है, ठीक। और आर्टिकल्स कहाँ है? भाग डीपीएसपी कहाँ? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व। देखिए 2020 में आईएएस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में घोषित करता है? तो ये भी आ गया राज्य के नीति निषेध तत्व। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूर्वालोकन, घटना चक्र का पूर्वालोकन, BYQ। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो संविधान के प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निषेध तत्व में। नेक्स्ट, राज्य के नीति निषेध तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवाद, उदार भौतिकवाद और गांधीवाद तीनों हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि और पहले ये तो कि संविधान राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से दिए गए हैं। और भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51, और ये आयरलैंड से लिया गया है। और समाजवादी, उदारवादी भौतिकता और गांधीवाद मानवाधिकार, सामाजिक व आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। राज्य के नीति निषेध तत्वों को प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा गैरवाद योग्य है, ठीक है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? तो आयरलैंड से। और ये बीपीएससी 69 में पूछा हुआ है, 2023। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को निम्न में से किस देश से संबंधित किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से। सेम क्वेश्चन रिपीट है, भारतीय संविधान के नीति निषेध तत्वों सिद्धांतों का विचार लिया गया तो कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। सेम क्वेश्चन रिपीट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? ये वाद योग नहीं है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये राज्य का ही है। राज्य अपने सक्षम या क्षमता के अनुसार उसे करते रहते हैं लागू। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये है नीति निषेध तत्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है,
किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है। और अनुच्छेद 39 घ में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। ठीक है। और रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ को मिलाकर और अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रावधान प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व में निहित है? तो निहित क्या है? तो यहाँ पे है अपराधों के लिए दोषसिद्धि, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 22 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी 21 में है, तो ये भी नहीं, मौलिक अधिकार है। तो क्या है उसमें शामिल? तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 40 के तहत डीपीएस में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 64 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसमें पंचायतों के गठित करने के बारे में पूछा गया, तो आर्टिकल्स 40 हो गया। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस मिलान करना है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान आचार संहिता हो गया अनुच्छेद 44 में, जो अभी उत्तराखंड में लगाया गया है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में, और न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक्करण करना है तो अनुच्छेद 50 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास हो गया 51 में। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें संविधान का अनुच्छेद और विषय है। अनुच्छेद 40 से हो गया क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में काम करने का अधिकार। 44 में समान नागरिक संहिता, और 48 में हो गया कृषि एवं पशुपालन का गठन। आपको मिलान करने का क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी आर्टिकल, कोई भी अनुच्छेद आपको याद है, एक अनुच्छेद याद है, तो आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। कौन से सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 40। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना कितना है? तो अनुच्छेद 50। ठीक है। और 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो वो सही है। कौन से गलत है? तो डी आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुमेलित युग्म पहचानिए। क्या क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में, तो नहीं, ये हो गया आपका 39A में। कृषि और पशुपालन 48 में है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सुमेलित है पहचान क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 नहीं, अनुच्छेद 40 में है। और पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, ये ठीक है। नेक्स्ट, ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण 50, ये सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक और आर्थिक हितों की समृद्धि अनुच्छेद 46, ठीक है, ये सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 48A नहीं 48B में है, 43B में है। ठीक है। और ये पंचायतों का है तो 40 में है, तो ऑप्शन सी, ये 2021 में पूछा हुआ है यूपीपीसीएस प्री में। ठीक है। सहकारी समितियाँ, अभी सहकारी समिति का जो मंत्री है अभी अमित शाह हैं और गृह मंत्री बने हैं, और ये जो सहकारी समितियाँ हैं जो 43B में हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कथन और कारण दिया गया है। मनरेगा आहर्त परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान किया गया है, तो ये सही है।
और रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रबंधित है। तो नहीं, भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में है, क्योंकि डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43। ठीक है, नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भारतीय भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 43 ए में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किसके व्याधिदेश से किया गया है? तो ये है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। ठीक है, ये देखिए यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है? तो 51। नेक्स्ट, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो पढ़ लेते हैं। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 41 में है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 ख में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और 48 में है 48 एक का में है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों का रक्षा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लिखित है? तो डीपीएसपी में। ठीक है, नेक्स्ट, 14 में पूछा हुआ आईएएस में। भारत के संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो डीपीएसपी। ठीक है, यूपीपीसी 17 में पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो 51। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांत में नहीं जोड़ा गया है? तो समान आचार संहिता से। ये है मूल संविधान में ही था। 44 आर्टिकल्स क्या है? 44। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये क्या है? बी आंसर, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और ये क्या 43 ए में है, माफ कीजिएगा। आईएएस 2017 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के और जनजातियों के और स्त्रियों के। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व नहीं है? तो डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता। ये क्या आ गया है? इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है और 21 ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व नहीं है? तो 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो क्या है? तो केवल 2, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ठीक है, और ये मानव दुर्व्यवहार और बालात प्रतिषेध ये क्या है? आर्टिकल्स 23 में। और ये क्या है? आर्टिकल्स 23 मौलिक अधिकार है। तो इसमें डीपीएसपी में सिर्फ 2 है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व
के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का विचार कीजिए। इसमें क्या है, गांधीवाद सिद्धांत पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, गांधीवाद सिद्धांत। तो गांधीवाद सिद्धांत में क्या क्या आता है, तो केवल 2 और 3 आ रहा है। 2 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये क्या है, ये आर्टिकल्स 40 में है। और 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, ये भी